फिर से युद्ध। जिस समय उधर कैमास से भीमदेव की सेना जूझ रही थी, ठीक उसी समय शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी भी अपनी सेना लेकर आगे बढ़ता चला जा रहा था। पृथ्वीराज को यह समाचार पहले से ही पता था और इसीलिए उन्होंने अपना एक दूत भी भेद जानने के लिए भेज दिया था। दूत ने मोहम्मद गौरी की सेना का पता लगाकर पृथ्वीराज को समाचार दिया कि इस बार मोहम्मद गौरी 3 लाख सेना लेकर आ रहा है। उसके साथ गक्कर, काबुली, काश्मीरी, हबशी आदि बहुत तरह की सेना है। हालांकि शहाबुद्दीन ने इस बार एक बड़ी सेना ले भारत पर आक्रमण किया था, परंतु पृथ्वीराज के पास उतनी सेना नहीं थी। इस बार का युद्ध बहुत ही भयानक हुआ था। पृथ्वीराज को केवल 15,000 सेना लेकर 3 लाख यवन सैनिकों का सामना करना पड़ा था। यह युद्ध भी सारुंडा के पास ही हुआ था। जिस समय शहाबुद्दीन को यह पता चला कि पृथ्वीराज के पास बहुत कम सेना है, तो वह बहुत खुश हो गया। उसने अपनी खुरासानी सेना को आक्रमण करने की आज्ञा दे दी। इस आक्रमण को बचाने के लिए लोहाना अजाना बाहु आगे बढ़ा। लोहाना की वीरता ने खुरासानी सेना के छक्के छुड़ा दिए। जैतसी सेना के झंडों की रक्षा पर नियुक्त था। रामराय बड़गुजर यवन सेना से जूझ रहे थे। इस थोड़ी सी सेना ने ही विचित्र काम कर दिखाया। कन्हा चौहान भी इस समय नागौर से आ पहुंचा। उसकी वीरता देखकर मुसलमान हताश हो रहे थे। बहुत भयानक युद्ध हुआ। पृथ्वीराज की सेना यवन दल को छिन्न भिन्न करती हुई लगातार मोहम्मद गौरी की ओर बढ़ने लगी। यह देख शहाबुद्दीन घोड़े को छोड़कर हाथी पर सवार हो गया। उसने वीर मोहम्मद गौरी को चारों ओर से घेर कर उसकी रक्षा करने लगे। राजपूत वीर जान की परवाह नहीं करके युद्ध कर रहे थे, इसलिए मोहम्मद गौरी को हाथी पर सवार देखते ही जैतसी अपनी सेना लेकर तेज गति से उसकी ओर आगे बढ़ा। वह युद्ध करता हुआ एक ऐसे स्थान पर जा पहुंचा जहां से उसका निकल आना असंभव था। पृथ्वीराज ने उसकी यह हालत देखकर खुद स्वयं आगे बढ़कर उसकी रक्षा की। इस बार जैतसी ने ऐसी बहादुरी दिखाई कि यवन सेना पीठ दिखाने को मजबूर हो गई और शहाबुद्दीन हाथी छोड़ फिर घोड़े पर सवार होकर भाग निकला। शहाबुद्दीन भी भागने लगा, परंतु जैतसी ने उसका पीछा करके उसे पकड़ लिया। पृथ्वीराज ने इच्छन कुमारी से विवाह किया और इसी खुशी के उपलक्ष्य में कुछ धन लेकर मोहम्मद गौरी को छोड़ दिया। मोहम्मद गौरी को छोड़कर पृथ्वीराज फिर निश्चिंत होकर अपने राज्य शासन में लग गए। चंद दरबारी का कहना है कि पृथ्वीराज 1 साल इच्छन कुमारी के साथ आनंद में ही बिता दिया, परंतु स्त्रियों के संबंध में जैसे जैसे पृथ्वीराज की इच्छा पूरी होती जाती थी, वैसे वैसे उनकी इच्छा बढ़ती ही जाती थी। इसलिए 1 साल बाद ही इच्छन कुमारी से पृथ्वीराज की तृप्ति हो गई और उसे दूसरी की जरूरत होने लगी। उन्होंने सुना था कि चंदपुंडीर की कन्या बहुत रूपवती है। वे अब उसकी ओर झुकने लगे। उन्होंने चंदपुंडीर के सामने प्रस्ताव रखा, तो उसने यह प्रस्ताव सहर्ष मान लिया, नहीं तो इसके लिए भी 2-4 हजार मनुष्यों की जानें चली जाती। विषयों से आसक्त पुरुष की इच्छा जितनी पूरी होती जाती है, उसकी विषय वासना भी उतनी ही बढ़ती जाती है। इधर चंदपुंडीर की कन्या से विवाह हुए अभी थोड़े ही दिन हुए थे कि कैमाश की बहन पर उनकी नजर पड़ी। कैमाश के पिता ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और अपनी दोनों कन्याओं शादी उनसे करके अनगिनत मनुष्यों की जीवन की रक्षा की। उस समय के क्षत्रिय समाज की यही हालत हो रही थी। भारतवर्ष के प्रधान राजा आपस के स्नेह बंधन को छोड़कर द्वेष को बढ़ा रहे थे। चौहान और सोलंकी में दुश्मनी थी। सोलंकी और मालवा के राजा में भी अनबन थी। इस तरह फूट लगातार बढ़ती ही जा रही थी। भारतवर्ष के इतिहास पर
विचार करने से पता चलता है कि यह द्वेष केवल स्त्रियों के कारण ही उत्पन्न हुआ था। यदि उस समय के राजा अपनी काम इच्छा को रोकते और आदि अपनी बुरी वासनाओं को आश्रय नहीं देते, तो ना तो भीमदेव तथा राजा सलख के युद्ध में ही कई हजार मनुष्य मारे जाते, न पृथ्वीराज तथा अन्य राजाओं में ही इतनी बार युद्ध होता, न भीमदेव तथा पृथ्वीराज की दुश्मनी भी लगातार बढ़ती जाती। परंतु भारत का दुर्भाग्य था कि रक्षक ही भक्षक हो रहा था। यह भाग यही समाप्त होता है। अब हम अगले भाग में जानेंगे दिल्ली प्राप्ति के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।